क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड आउट किया और उसमें इन्वेस्ट किया, बट स्टिल अगले 2 से 3 सालों तक वो स्टॉक आपको कोई भी रिटर्न नहीं देता? और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अगले 2 से 3 सालों में जब आप फ्रस्ट्रेट होकर उससे एग्जिट कर लेते हो, तो उसके बाद ही स्टॉक में आपको एक बहुत बड़ा अप मूव देखने को मिलता है। अब इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल सा है कि भले ही वो चीज़ आपको नजर आ गई कि वो स्टॉक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंडर वैल्यूड है, बट किसी भी स्टॉक को फर्दर ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम यानी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें जनरली फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के थ्रू ही देखने को मिलती है। और इन इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक में एंटर होने के लिए कुछ सिग्नल्स चाहिए होते हैं, जिन सिग्नल्स को हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। अब इससे आपको बेनिफिट ये मिलता कि अगर आप इस 2 से 3 साल की ड्यूरेशन में जो आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिले, इसी पैसे को अगर आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते, तो शायद आपको इस ड्यूरेशन में अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते। और इस पूरे फिनोमिनन को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसके अलावा दो और रीजन है कि आज के टाइम हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी टेक्निकल सीखना इसीलिए भी जरूरी है, बिकॉज जो हमारे बिजनेस डायनेमिक्स है वो काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और जो चेंजेस एक किसी बिजनेस में एक डिकेड में आते थे, वही आज के टाइम 2 से 3 सालों में ही एक पूरी इंडस्ट्री, उसमें जो प्रेजेंट बिजनेसेस है उनके ओवरऑल डायनामिक्स काफी तेजी से चेंज हो जाते हैं। अब ये बात आपको जब तक समझ आती है, तब तक उस स्टॉक का ऑलरेडी प्राइस 40 to 50% फॉल हो जाता है, और आपके जो एक्चुअल में गेन्स है उसमें से आधे गेन्स ऑलरेडी वाइप आउट हो चुके होते हैं। एंड इसी वजह से अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हो, तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जिससे आपके जो लॉसेज है इस तरह के बिजनेस में उनको आप मिनिमाइज कर पाओगे। सेकंड रीजन ये है कि आज के टाइम पे मान के चलिए किसी भी अगर कंपनी में कोई फ्रॉड का केस होता है, अब ऐसे में वो फ्रॉड की न्यूज़ जब आप तक पहुंचती है, तो सेम यहाँ पर भी होता है कि आप तक पहुंचने से पहले ही उस न्यूज़ का इम्पैक्ट उस स्टॉक में हमें देखने को मिल जाता है, जहां पर ऑलरेडी वो स्टॉक में अच्छे खासे फॉल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पास में येस बैंक का केस देखा, जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अब ऐसे केस में भी अगर आप जल्दी से जल्दी टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से उस स्टॉक से एग्जिट कर पाओगे, तो आपके जो काफी बड़े बड़े गेन्स हैं वो यहाँ पर आप बचा सकते हो। And इसीलिए आज के हमारे वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करना बताऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड मैं आपको ये चीजें इतनी आसान शब्दों में बताऊंगा जितना कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना जरूरी है। तो आज के हमारे वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पर सबसे पहले पार्ट में हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स और जितने भी जाके चार्ट्स होते हैं इनके बारे में आपको बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में। सेकंड में आपको जितने भी तरह की टेक्निकलिटीज और ट्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड में आपको टेक्निकल चार्ट्स में जितने भी तरह के पैटर्न्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। एंड फोर्थ में आपको जितने भी तरह के इंडिकेटर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करके एट दी एंड ये बताऊंगा कि इन सभी को एक साथ कैसे यूज करना है एक स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना 10 सेकंड देके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद उसको चेकआउट कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के बेसिक के बारे में बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अब लेट मी टेल यू, ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस की एक वेबसाइट है, जो कि आपको एकदम फ्री में टेक्निकल एनालिसिस करने का ऑप्शन देती है। और जितने भी तरह के इंडिकेटर्स और जो भी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट का यूज़ करते हुए ही दूंगा। तो आप चाहो तो भी आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले अगर हम चार्ट्स पे आए, तो वी कैन सी कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि ये है बार चार्ट। सेकंड, ये आपको हॉलो कैंडल्स देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर आपको और तरह के चार्ट्स मिलते हैं लाइक लाइन चार्ट। बट जैसा कि आपने ऑनलाइन भी देखा होगा कई सारे वीडियोस में, कि जो मोस्ट पॉपुलरली यूज चार्ट होता है वो ये होता है कैंडल स्टिक चार्ट, जिसको कि हम लोग जैपनीज कैंडल ही बोलते हैं ना। अब अगर मैं आपको इन कैंडल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर आपको दो तरह की कैंडल्स देखने को मिलती है। एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। इधर ये जो पूरी आपको देख रेक्टेंगल एरिया देखने को मिल रहा है, ये कैंडल की बॉडी मानी जाती है। और ये जो आपको देखने को मिल रही है लाइन, ये विक मानी जाती है। अब मान के चलिए अगर आप एक ग्रीन कैंडल को देखते हो, तो यहाँ पर जो उसका लोअर बेस है इस बॉडी का, ये होता है एक ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस। और जो आपको जो अपर बेस देखने को मिल रहा है उस बॉडी का, ये होता है क्लोजिंग प्राइस। यानी स्टॉक प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था और फिर पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और जो आपको ऊपर और नीचे जो लाइन देखने को मिल रही है, जो ये बताती है कि मान के चलिए ये जो स्टॉक प्राइस है ये यहाँ पर ओपन तो हुआ था, बट वहां से थोड़े ड्यूरेशन के लिए नीचे गया था, पर वापस से जल्दी रिकवर कर लिया था। और ऐसे ही ये जो ऊपर की लाइन है ये बताती है कि जो कैंडल है उसका जो प्राइस है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर गया था, पर वापस से बॉडी के बेस पे आ गया था। सेम चीज अगर आप रेड कैंडल पे देखोगे, तो यहाँ पर उल्टा होता है। ये जो ऊपर की बॉडी है और जो ऊपर का बेस है, ये जो आपको एक्सप्लेन करता है वो ये है कि ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। और जो नीचे के बेस लाइन है, ये आपको एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर कंपनी स्टॉक का जो प्राइस है वो क्लोज हुआ था, जिस वजह से उसमें लॉस हुआ, इसीलिए रेड कैंडल फॉर्म होती है। अब अगर मैं आपको वापस से ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलूँ, तो यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप ये सेट कर सकते हो कि जिस भी पूरे ही कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख रहे हो, उसको आप कितने ड्यूरेशन के पैटर्न को फॉर्म होना कराना चाहते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 1 आवर को सिलेक्ट करोगे,
तो हर एक कैंडल जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है वो एक आर को इंडिकेट कर रही है। इसी तरीके से अगर आप इधर वीकली बेसिस पे चाहो तो अगर आपने वीकली बेसिस सिलेक्ट किया तो हर एक कैंडल एक पर्टिकुलर वीक को सिग्निफाई कर रही है। नीचे यहाँ पर आपको डेट्स भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो भी ट्रेडर्स होते हैं जिनको टाइम टू टाइम हर एक सेकंड और हर एक मिनट का मूव देखना होता है वो यहाँ पर 1 मिनट और 1 आवर की कैंडल देखते हैं। और हम जैसे इन्वेस्टर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली बेसिस का चार्ट देखो, बिकॉज ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। बिकॉज अगर आप पर डे का भी चार्ट देखते हो तो उसके केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन और कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पर हम कुछ टेक्निकलिटीज और ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझने की जरूरत है, जिसमें से एक है सपोर्ट और सेकंड है रेजिस्टेंस। तो इसके लिए अगर आप वापस से चार्ट्स पे जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवास फाइनेंशियल का चार्ट ओपन है। अब लेट मी टेल यू, आवास फाइनेंशियल का केवल मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ और इसको आप प्लीज़ किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि ये वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर हमें राइट साइड में स्टॉक के प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जून 2023 के अराउंड पे आवास फाइनेंशियल में अच्छी खासा हमें ड्रॉप देखने को मिला था स्टॉक प्राइस में। फिर यहाँ पर कंपनी के स्टॉक ने 1300 के अराउंड एक सपोर्ट लिया था। अब हम इसको सपोर्ट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ से कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर गया था, तो इसीलिए ये जो प्राइस है ये एक सपोर्ट बन गया यहाँ पर। अब इसको एक्चुअल में एक सपोर्ट तब बना जब रिसेंटली आवास फाइनेंशियल का स्टॉक फिर से ड्रॉप हुआ, फिर से आके इसी 1300 के रुपीज़ के अराउंड कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर से अभी रिसेंट में जंप दिखाया। तो ये चीज़ ये शो करती है कि अगर किसी कंपनी का एक स्टॉक प्राइस एक ही प्राइस पे एक से दो बार एक पर्टिकुलर जंप दिखाता है तो वो जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो लेवल उसका एक सपोर्ट बन जाता है। वहीं सेम केस अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस किसी ऊपर के लेवल से टकरा के वापस से नीचे आता है, जहां पर आपको इधर 3100 का लेवल देखने को मिल रहा है, जहां पर सबसे पहले अगस्त के मंथ में, ये जुलाई 2021 के मंथ में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इस लेवल से टकरा के वापस से नीचे आया। और फिर से रिसेंटली अभी के 2022 के फेब में भी इसी स्टॉक प्राइस 33,000 के स्टॉक प्राइस से कंपनी का स्टॉक प्राइस टकराया और वापस से नीचे आया। इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वॉल्यूम का। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भले ही कोई भी स्टॉक आपको कितना भी अंडर वैल्यूड क्यों ना नजर आ रहा हो, उसमें अगर आपको एक अच्छा अपमूव का वेट करना है तो उसमें अपमूव तभी आएगा जब उसमें हैवी वॉल्यूम यानी हैवी बाइंग होगी। और ये जो वॉल्यूम है ये हमेशा एफआईज और डीआईज के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है और पब्लिक की बाइंग या सेलिंग से किसी भी स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। अब अगर इसको मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको पहले वॉल्यूम का चार्ट लाना है तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे जाके वॉल्यूम को सिलेक्ट करना होगा। एंड फिर वॉल्यूम को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक बड़े बड़े बार्स देखने को मिल जाएंगे। ये दिखाते हैं कि किसी स्टॉक प्राइस में कितना वॉल्यूम चल रहा है। अब अगर आप आवास का ही केस देखो तो आपको समझ आएगा कि पहले जब कंपनी का स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा था तब इसमें जो वॉल्यूम के जो बार्स थे ये काफ़ी लो थे। दिस शोज के ज़्यादा एफआईज और डीआईज में इंटरेस्टेड नहीं थे और नॉर्मल कंपनी में बाइंग या सेलिंग चल रही थी थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स। बट एज यू कैन सी कि जहाँ पर जब कंपनी का स्टॉक प्राइस इस लेवल पर फॉल होने लगा वहाँ से कंपनी में जो वॉल्यूम के जो बार्स हैं ये बड़े होने लगे। ये शो करते हैं कि इस प्राइस के ड्यूरेशन पे इवन एफआईज और डीआईज भी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे और उनका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे इस पे आने लगा। ये शो करता है कि आवास फाइनेंशियल के केस में इनका 1300 to 1400 की जो रेंज है ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी एक अट्रैक्टिव रेंज लग रही है। यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। अब वॉल्यूम के बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रेंड्स का। अब लेट मी टेल यू, भले ही मार्केट में कोई भी स्टॉक हो वो तीन ट्रेंड्स में से कोई एक ही ट्रेंड को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहला ट्रेंड आता है अप ट्रेंड, सेकंड आता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड आता है साइडवेज ट्रेंड। अब अगर मैं आपको इसको बारी बारी से शो करूं तो सबसे पहला आता है अप ट्रेंड, जहां पर जब कोई भी स्टॉक एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है पर वो मूवमेंट वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता है, जहां पर इस पूरे ही मूवमेंट में आपको एक हायर हाई का पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जो एक हाई बनेगा वो अपने प्रीवियस हाई कंपैरिजन में ज़्यादा हाइट पे बनेगा। तो ये चीज़ ये शो करती है कि अगर इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये हाइस बनते गए तो इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टॉक लगातार और भी ऊपर जाता जाएगा। पर अगर वो स्टॉक अपनी जो सपोर्ट वाली लाइन है उसको ब्रेक करता है और वहाँ से थोड़ा भी नीचे जाता है उस लाइन के, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब वो जो अप ट्रेंड है यानी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाएगा एंड वहाँ से स्टॉक अब नीचे जा सकता है। अब सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड भी वर्क करता है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है अगर वो एक जिगजैग पैटर्न में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, लगातार एक लोअर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जहाँ पर हर अगला जो लो है वो अपने प्रीवियस लो कंपेरिजन में ज़्यादा नीचे बन रहा है, तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक वो स्टॉक अपने जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसकी लाइन को ब्रेक करके उस लोअर लो का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल है उसको ब्रेक ना कर दे। और एंड में आता है हमारा साइडवेज पैटर्न, जहां पर ना ही स्टॉक ऊपर जाता है ना ही नीचे और एक लगातार साइडवेज पैटर्न फॉर्म करता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। और ये चीज़ ये शो करती है कि अगर वो कंपनी जो स्टॉक है वो अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उससे ऊपर निकलता है
तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वहां से स्टॉक का जो प्राइस है वो लगातार एक अपमूव दिखा सकता है। वहीं पर अगर ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट की लाइन से आया और उसने सपोर्ट की लाइन को ब्रेक किया तो वहां से स्टॉक और फर्दर नीचे जा सकता है। एंड साइडवेज पैटर्न के बारे में एक और रूल है कि जितने लंबे ड्यूरेशन का वो साइडवेज पैटर्न बनेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा जब उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक किया। तो अब इन तीनों ही ट्रेंड्स को मैं आपको एचडीएफसी बैंक के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2007 से 2009 की ड्यूरेशन में यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का पैटर्न है वो एक लोअर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहा था, जहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्ट करके नीचे फॉल हो रहा था, फिर वहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जा रहा था। और ये चीज़ लगभग 2.5 से 3 साल कंटिन्यू रही। अब जब भी ध्यान रखिए कोई भी अगर लोअर लो का पैटर्न फॉर्म हो रहा है यानी स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद अगर उसको अप ट्रेंड में आना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका स्टॉक प्राइस उसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ की लाइन से ब्रेक करके उधर से ऊपर जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस ने ग्रीन कैंडल के थ्रू इसकी जो अपर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया एंड वहाँ से फिर कंपनी के स्टॉक प्राइस ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। सेकेंडली अगर आप इस पूरे ड्यूरेशन में 2020 से लेके अभी करंट में 2024 तक का ड्यूरेशन देखोगे एचडीएफसी बैंक का, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पूरे ही साइडवेज ट्रेंड में है, जहाँ पर यहाँ से कंपनी का सपोर्ट लेता है, यहाँ पर कंपनी के 1700 के लेवल पर कंपनी ने एक रेजिस्टेंस शो किया है। यानी इस पूरे ही रेंज में कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग पिछले 3-3.5 साल से घूम रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मैंने एक और छोटा सा पैटर्न ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा हायर हाइज का पैटर्न भी फॉर्म होते हुए दिख रहा है अगर आप इस पैटर्न को डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे। अब यहाँ पर अगर ये हायर हाई का पैटर्न और ऊपर जाता है और जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि इसने अपवर्ड जो इसका रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर इसके चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव दिखाए। बट अगर इसमें एक बहुत बड़ा अपमूव हमें देखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो ओवरऑल ये वाला पूरा ही साइडवेज ट्रेंड का रेजिस्टेंस है जो कि 1700 का पॉइंट है, यहाँ पर कंपनी को 1700 के अपने रेजिस्टेंस को एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक करना होगा। अगर वो सक्सेसफुली इसको कर देता है तो इसके चांसेस है कि उसके बाद से कंपनी का स्टॉक प्राइस एक अच्छा खासा अपमूव दिखाए। अब हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे जो कि है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का। अब लेट मी टेल यू मार्केट में कई तरह के ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको ये आइडिया देते हैं कि कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस या ओवरऑल मार्केट्स ही आगे आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब वैसे तो मार्केट में कई तरह के पैटर्न्स होते हैं पर मैं आपको मेजरली 5 तरह के ऐसे पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपका काम 97% तक कर देंगे। जिसमें सबसे पहला पैटर्न हम देखेंगे कप विथ हैंडल पैटर्न, सेकंड हम देखेंगे डबल टॉप जिसको कि हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, थर्ड हम देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न जिसको कि हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड देन लास्ट हम देखेंगे ट्राइंगल पैटर्न। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पैटर्न पे जो कि है कप विथ हैंडल पैटर्न। तो जैसा कि आपको नेम सिग्निफाई खुद ही कर रहा है, यहाँ पर आपको एक कप और उसके साथ एक हैंडल का पूरा ही पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा जो कि एक पर्टिकुलर बेस से अटैच होगा। अब लेट मी टेल यू ये पैटर्न आपको ये बताता है कि अगर किसी भी स्टॉक में ये कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से जिसके हैंडल की एंड है यहाँ से अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस उस बेस को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ से कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। अब ये अपमूव कितना होगा इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उस कैंडल पूरा ही जो कप है उसकी जो लोअर डेप्थ है सबसे डेप्थ तक को मेजर करना है और उस मेजरमेंट को उठा के जो उसका हैंडल का एंड है उसके वहाँ पर प्लेस कर देना है। और ये चीज़ आपको दिखाएगी जितना डेप्थ उसके कप में होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आपको हैंडल के ब्रेक होने के बाद देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको लाइव दूं मार्केट में, अब यहाँ पर आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो। अब यहाँ पर आप कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म कैसे करोगे इसके लिए जो जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको आप देखते जाइएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अक्टूबर 2021 से लेके कंपनी का स्टॉक प्राइस एक बड़ा सा कप बनाता है नवंबर 2022 के ड्यूरेशन के बीच में। अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि यार ये कप कहाँ है, यहाँ पर तो बीच में काफ़ी ज़्यादा जिगजैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रखिएगा इस तरह का आपको प्योर कप कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको जूम आउट करना पड़ेगा और जूम आउट में आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आप इसको पूरा ही ड्रॉ करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक प्रॉपर कप फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा जो कि एक पर्टिकुलर बेस जो कि ये वाला है इससे अटैच्ड है। फिर उसके बाद से ये जो स्टॉक प्राइस है ये वापस से एक छोटा फॉल दिखाता है जो कि कप के कंपैरिजन में छोटा होगा बिकॉज ये हैंडल है, और फिर ये वापस से उसी लाइन को टच करता है। ये चीज़ शो करती है कि पर्टिकुलर कप विथ हैंडल पैटर्न ऐसे फॉर्म हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कप विथ हैंडल पैटर्न जब फॉर्म होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टॉक प्राइस उसका जो हैंडल का एंड है वहाँ से एक अपवर्ड ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और इसने ब्रेकआउट दिया। अब हमें ये मेजर करना है कि ये ब्रेकआउट कितना ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ पर जाके
आप प्राइस रेंज को क्लिक करोगे और प्राइस रेंज में आप इसके जो कप है उसकी डेप्थ को मेजर करोगे। उसकी डेप्थ को जब आप मेजर करोगे तो आपको इन एन एवरेज 22% के अराउंड की डेप्थ आएगी। उसी को आप उठा के इस हैंडल के एंड में प्लेस कर दो और ये आपको एक आइडिया दे देगा कि 22% तक हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जा सकता है। और करंट में अगर आप 22% देखोगे तो वो आती है अराउंड 23,000 तक की रेंज। Now, इसके बाद हमारे अगले दो पैटर्न्स आते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम, जिसको कि हम लोग एम और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। अभी इसमें आपको कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, जहां पर कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पे आके वहां से रेजिस्टेंस लेता है, बट फिर थोड़ा सा वहां से ड्रॉप होता है, फिर से कुछ टाइम बाद फिर से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उस प्राइस से टकरा के वापस से नीचे फॉल होता है। यहाँ पर इस तरह से आपको एक एम तरह का पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। और ये चीज़ आपको ये सिग्निफाई करती है कि जब भी कहीं एम पैटर्न फॉर्म हुआ है, यानी वहां से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद एक बड़ा ड्रॉप दिखा सकता है। वहीं पर इसका रिवर्स होता है डब्ल्यू पैटर्न, जहां पर अगर आपको इस तरह का डबल बॉटम पैटर्न होते हुए देखने को मिलता है फॉर्म, जहां पर कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक सपोर्ट लेता है, वहां से ऊपर जाता है, पर फिर कुछ टाइम बाद फिर से फॉल होके सेम प्राइस के अराउंड सपोर्ट लेता है एंड फिर से बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर एक आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा होगा। और ये चीज़ आपको अगेन ये सिग्निफाई करती है कि इस डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद वहां से अपवर्ड कंपनी का जो डायरेक्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पैटर्न आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, जहां पर इसको हेड एंड शोल्डर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर आप इसको इमेजिन करिए एक आदमी से, जहां पर बीच में उसका ये हेड है, जहां पर आपको एक बड़ा सा ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, और क्योंकि हमारे जो शोल्डर है वो बराबर हाइट पे होते हैं, इसीलिए इसका जो लेफ्ट और राइट पिरामिड है वो एक ही सेम रेंज से वापस से रेजिस्टेंस फेस करते हैं। तो जहां पर अगर कोई पैटर्न लेफ्ट और राइट केस में दो पिरामिड फॉर्म करे जो कि सेम पर्टिकुलर प्राइस से रेजिस्टेंस फॉर्म करे, और उसमें बीच का पिरामिड एक बड़ा सा पिरामिड फॉर्म करे जो कि उस लाइन को ब्रेकआउट कर दे, तो ऐसे में इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और इसका सिग्निफिकेशन ये होता है कि अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है तो ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद वहां से कंपनी का स्टॉक प्राइस फर्दर एक बहुत बड़ा करेक्शन शो कर सकता है। यहाँ पर फर्दर अगर इस पैटर्न को आप उल्टा कर दो तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहां पर एक पर्टिकुलर रेंज में दो बार आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है और बीच में वो सपोर्ट एक बड़े लेवल पे ब्रेक होता है। और ये सिग्निफाई करता है कि अगर ये पैटर्न फॉर्म हुआ तो वहां से फर्दर उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा हमें जंप देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ पैटर्न आता है ट्राइंगल पैटर्न। तो ये पैटर्न इस तरीके से फॉर्म होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इस डायरेक्शन में मूव करे, जहां पर अगर उसके अराउंड हम एक पूरा ही लाइन ड्रॉ करें तो एक ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन हो, जहां पर लेफ्ट साइड आपको उसका एक बहुत बड़ा बेस देखने को मिले, और जैसे जैसे वो राइट साइड जाता जाए वैसे वैसे उस तरह की उसकी जो एज है वो आती जाए, तो ऐसे में आपको एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ये सिग्निफाई करती है कि जैसे जैसे वो जो पैटर्न है वो उस ट्राइंगल की एज के अराउंड आ रहा है, वहां पर अगर उसकी जो ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन है अगर वो उसको ब्रेक करता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये चीज़ शो करेगी कि वहां से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। वहीं पर अगर एज पे आते हुए कंपनी के स्टॉक प्राइस ने नीचे की तरफ सपोर्ट से ब्रेकआउट दे दिया, तो ये चीज़ ये सिग्निफाई करेगी कि वहां से कंपनी का स्टॉक प्राइस एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में जा सकता है। यहाँ पर आपको ट्राइंगल पैटर्न में दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जहाँ पर जो सबसे लेफ्ट वाला बेस है उसके लिए एक बहुत बड़ा मूव पहले आना चाहिए जिससे वो एक बार में बेस क्रिएट हो पाए। और सेकंड चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो पूरा ही पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है ये एटलीस्ट दो बार अपने बेस से सपोर्ट लेना चाहिए और एटलीस्ट दो बार अपनी जो ऊपर वाली लाइन है ट्राइंगल वाली उससे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो इसके लिए मैं आपको हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो ट्राइंगल था उसका पहला रूल ये था कि उसका जो लेफ्ट वाला बेस है ये एक बड़े ब्रेकआउट के थ्रू बनना चाहिए। तो यहाँ पर बन रहा है तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके का हमारा जो ट्राइंगल है ये फॉर्म हो रहा है। अब सबसे पहले देखोगे हमारे दो रूल, तो पहला वाला तो हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया कि लेफ्ट में एक बहुत बड़ा बेस बनना चाहिए। सेकेंडली जैसा मैंने आपको बताया कि इसके नीचे दो बार सपोर्ट लेना चाहिए लाइन पे, और ऊपर वाला उसका जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है उस पर दो बार आपको रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर जब ट्राइंगल का पहला फॉर्मेशन हुआ था तो स्टॉक प्राइस ने इसकी ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है उससे रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से नीचे आ गया। सेकेंड केस में यहाँ पर बेस पे इसने सपोर्ट तो लिया पर वापस से ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन तक नहीं पहुंच पाया, वापस से सपोर्ट लिया पर वापस से यहाँ पर आप देखोगे फिर थर्ड बार में यहाँ पर वो सपोर्ट वाली लाइन के अराउंड आया और यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया जो कि हमारे ट्राइंगल की दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे ये जो ट्राइंगल है ये आगे फॉर्म होता जाएगा और इसका जो स्टॉक प्राइस है आगे मूव करता जाएगा, यहाँ से अगर वो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा अप मूव हमें देखने को मिलेगा,
यहाँ से अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे वाले सपोर्ट के नीचे ब्रेक देता है तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आपने हैप्पीएस्ट माइंड के केस में देखा, सेम इसी तरह के डेवलपमेंट अगर हमें किसी अंडर वैल्यू स्टॉक में नजर आते हैं मार्केट में, तो हम उसको अपनी मेंबरशिप कम्युनिटी पे अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप एक स्लाइटली मोर सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारी चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जहां पर हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको ये हेल्प करेंगे जानने में कि कब आपको किसी स्टॉक में एंटर या एग्जिट होना है, और एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी भी आपको बनाने में ये इंडिकेटर्स हेल्प करेंगे। और यहाँ पर हमारे वीडियो में हम आज 3 मेजर इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है वो आता है ईएमए का, सेकंड इंडिकेटर हमारा आता है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का, और थर्ड इंडिकेटर आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स का। सो अब हम आते हैं अपने पहले इंडिकेटर पे जो कि है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन है। ऐसे में सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके ईएमए को सिलेक्ट करना है। ईएमए टाइप करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इधर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपने अगर अपना चार्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने इसको वीकली में सेट कर रखा है तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाके ईएमए को 40 लेंथ पे सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट देख रहे हो, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, फिर भी अगर आप डेली चार्ट में कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर आप लेंथ में 200 डेज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इसको लेंथ में सिलेक्ट करने, जैसे मैंने 40 सिलेक्ट किया है, उसके बाद अगर आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पर आपको अपने पूरे ही चार्ट में एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन आपको ये शो करती है कि लास्ट 200 डेज या लास्ट 40 वीक्स में एवरेजली उस स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब इसका यूज आपको इस तरीके से करना है कि अगर आपका जो स्टॉक प्राइस है वो इस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के थ्रू ब्रेक करता है, यानी ये चीज आपको ये शो करेगी कि आगे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर अगर कोई भी स्टॉक प्राइस इस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ रेड कैंडल से ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये एक रेड सिग्नल आ जाता है। इसके केस में अगर मैं आपको येस बैंक का एग्जांपल लेके दिखाऊं तो येस बैंक के केस में आप देख सकते हो कि जैसे ही येस बैंक में एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला था, जो कि हमें देखने को मिला था 2018 के राउंड पे, वहां पर जैसे ही इस रेड कैंडल ने ईएमए 40 की लाइन को एक बड़े रेड कैंडल से ब्रेक किया, वहां के बाद से हमें ये स्टॉक में काफी बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि बीच में यहाँ पर एक और बार सपोर्ट लिया था और उसके जो स्टॉक है उसने ग्रीन कैंडल से इसको ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दिया था, पर ये ब्रेकआउट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। और वापस से ये जो ब्रेकआउट है इसमें भी रेड कैंडल ने ऊपर से ईएमए की लाइन को ब्रेक किया। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी और हैवी कैंडल से ये ब्रेकआउट होगा, यानी यहाँ पर आप जैसे देखने को मिल रहा है कि रेड कैंडल जो ब्रेकआउट दी थी वो काफी बड़ा ब्रेकआउट, यानी काफी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई थी। तो जितनी बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी ब्रेकआउट को नीचे से या ऊपर से देते हुए, यानी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको दे रहा है कि जो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होने वाला है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब आते हैं अपने सेकंड इंडिकेटर पे जो कि है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का। यहाँ पर आपको वापस से जाके इंडिकेटर्स वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है एंड इधर आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड डालना है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि सेटिंग में जाके यहाँ पर जो ट्रेडिशनल लिखा हुआ है इसकी जगह आपको फिबोनाची को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो पूरा इंडिकेटर है इस पर आपको इस तरह के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये ड्रॉ हो जाएंगे, जहाँ पर S1, S2 और S3 आपको सपोर्ट दिखा रहा है स्टॉक के, और किसी भी स्टॉक के केस में जो R1, R2 और R3 है वो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये जो पूरा इंडिकेटर है, अगर कोई स्टॉक नया भी है मार्केट में और उसने ईएमए वगैरह का यानी 200 डेज उसको नहीं हुए हैं, तो उसके केस में आपको ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो मार्क है ये बता सकता है कि आगे उसका जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। अब इसके बाद हमारा थर्ड इंडिकेटर आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक, जो कि आपको ये बताता है कि कब इस किसी भी स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ बाइंग या किसी स्टॉक में सेलिंग की स्ट्रेंथ आ रही है। और ये चीज आपको, जैसे मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, उन स्टॉक से दूर रहने में हेल्प करेगी जहां पर आपको काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और आप इस पूरे ही इंडिकेटर की मदद से तब उस सही टाइम पर स्टॉक में एंटर कर पाओगे जब उसमें एक अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ आ रही हो। ऐसे में सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक दिख जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह का नीचे एक और ग्राफ देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो इसकी जो बेस लाइन है इससे ऊपर अगर वो ग्राफ मूव कर रहा है इन ग्रीन, तो ये चीज़ ये शो करती है कि जितना ऊपर ये ग्राफ जाएगा उतनी अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ उस स्टॉक में आ रही है। वहीं पर अगर इसकी बेस लाइन को क्रॉस करके वो नीचे की तरफ मूव करता है तो ये चीज़ आपको ये सिग्निफाई करेगी कि उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें बाइंग की स्ट्रेंथ आ रही है, यानी वहाँ से ऊपर वो स्टॉक जाए इसके चांसेस कम है। और ये जो बाइंग है वापस से तभी आएगी जब इसका जो रेड का यानी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम होकर वापस से अपनी बेस लाइन की तरफ जाके वापस से वो ग्रीन में आएगा। अब लेट मी टेल यू, इधर आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है
कि जो भी स्टॉक जिस भी तरह का है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी अगर मैं केस ले लूँ, तो एचडीएफसी में पता है कि निफ्टी 50 का एक पार्ट है। तो उसके केस में आपको इधर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके जो कंपेरेटिव सिंबल है, बिकॉज ये जो पूरा ही ग्राफ है, ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स के कंपैरिजन में उस स्टॉक की परफॉर्मेंस यानी उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस को दिखाता है। तो उसके केस में हमें जो कंपेरेटिव सिंबल है, उसमें उस पूरे इंडेक्स को एंटर करना होगा जिसके कंपेरेटिवली हम उस स्टॉक को देखना चाहते हैं। तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इधर हम निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो स्टॉक की स्ट्रेंथ है, तो इसको निफ्टी 50 कंपेरिजन में बताएगा। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई और कंपनी होती जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर बेक्टर्स फूड मान लें, तो बेक्टर्स फूड कंपैरिजन में बेक्टर्स फूड एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब अगर हमें इसके केस में स्ट्रेंथ देखनी है, तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाके जो निफ्टी है, निफ्टी स्मॉल कैप का जो इंडेक्सेस है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप सेक्शन में आता है। और फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें उसके केस में कंपेयर करना है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को। सो दिस वाज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से किसी भी टॉप ब्रोकर में अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो फंडामेंटल एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच सीखना, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।